हेलो स्टूडेंट्स, यह वीडियो मैं 10th क्लास एनआईएस के पेंटिंग सब्जेक्ट के लिए बना रही हूँ, जिसका पेपर कोड 225 है। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 से, जिसका नाम है 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक कला का इतिहास तथा मूल्यांकन। ईस्वी पूर्व को इंग्लिश में बीसी या बीसी लिखा जाता है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट एंड बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। ईस्वी को इंग्लिश में सीई या एडी भी लिखा जाता है। सीई का मतलब है कॉमन एरा एंड एडी का मतलब है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी स्टैंड्स फॉर इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। ईस्वी पूर्व के सभी साल अभी चल रही सेंचुरी से पहले के हैं। जैसे अभी 21st सेंचुरी चल रही है, तो हम इसे 21st सेंचुरी कॉमन एरा या एडी कहेंगे। बीसीई इस कॉमन एरा से पहले का टाइम था, मतलब 21 सदियों से पहले। इस चैप्टर में हम भारतीय कला के इतिहास को पढ़ेंगे और उसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे। 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक कला एवं हस्तकला की धीरे धीरे प्रगति होती रही है। यह काल सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पन युग के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि सबसे पहली सिंधु घाटी साइट हड़प्पा थी। इसका मतलब है कि हड़प्पा सबसे पहली जगह थी जो सिंधु घाटी सभ्यता से मिली थी। हड़प्पन युग में उच्च कोटि के कलाकार थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद मौर्य काल की शुरुआत हुई। इस काल में कला के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात हुआ था। अशोक, जो कि एक मौर्य राजा थे, उनके समय में उच्च स्तरीय स्तंभ मतलब पिलर्स भारतीय कला की विशाल धरोहर बने। इस युग में तकनीकी दृष्टि से उच्च स्तरीय कला के साथ साथ आम व्यक्ति द्वारा अभिव्यक्ति की प्रथा एवं कला की अभिव्यक्ति के नमूने देवी के विभिन्न मूर्तियों के रूप में उपलब्ध हैं। इसका मतलब है कि मौर्य काल के समय टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ आम व्यक्तियों की कला का भी नमूना देखने को मिलता है। मौर्य वंशीय राजाओं के बाद जब सांगा वंशियों ने राजकीय शक्ति ग्रहण की, तो उसी वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण मध्य प्रदेश स्थित सांची में देखने को मिलते हैं। मौर्य राजाओं ने भी कला को बहुत महत्व दिया और सांची में, जो कि मध्य प्रदेश में है, वह मौर्य काल की वास्तुकला का सर्वोच्च उदाहरण है। मौर्य के बाद कुषाण शासकों ने कला की प्रगति में बड़ा सहयोग दिया। इसी युग में पहली बार वास्तुकला में प्रतिमाओं के निर्माण कार्य की प्रगति देखी गई। कनिष्क, जो कि एक कुषाण शासक थे, उनकी एक बहुत बड़ी मूर्ति मिलती है। प्रतिमाओं का वास्तुकला में उपयोग इसी काल में शुरू हुआ था। भारतीय कला के इतिहास में गुप्तकालीन युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। मतलब है कि गुप्तकालीन युग को गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है। इसी युग में मानवीय आकृतियों के प्रस्तुतिकरण में सुधार हुआ। मतलब ये है कि कुषाण युग में, कुषाण काल में प्रतिमाएं बनाई गई और गुप्त काल में प्रतिमाओं मतलब आकृतियों के प्रस्तुतिकरण में सुधार हुआ। मथुरा, सारनाथ, उज्जैन, अहिछत्र तथा कुछ अन्य नगर इस युग मतलब गुप्तकालीन युग के कला के मुख्य कला केंद्रों के रूप में जाने जाते थे। गुप्तकालीन वास्तुकला के नमूनों में कला, निपुणता, कुशलता, निपुणता का मतलब निपुणता को हम कुशलता भी कह सकते हैं। पूर्णता मतलब परफेक्शन तथा कल्पना, विचार, इमेजिनेशन की शक्ति का अपूर्व मिश्रण देखने को मिलता है। तो ये सारे
जो वर्ड्स हैं वो गुप्तकालीन वास्तुकला के फीचर्स बताते हैं कि वो निपुण होती थी, परफेक्ट होती थी और इमेजिनेशन के साथ बनाई जाती थी। धार्मिक कलाओं में दैवीय गुण देखने को मिलते हैं। मतलब इस टाइम पे रिलीजियस पिक्चर्स भी बनाई जा रही थी, रिलीजियस कला दिखाई जा रही थी। गुप्तकालीन कला के प्रमुख गुणों में होठों का थोड़ा सा टेढ़ापन, मूर्ति की आकृति में गोलाई, लकड़ी पर की गई खुदाई तथा सरलता प्रमुख हैं। ये भी गुप्तकालीन कला के फीचर्स में आएंगे, जो उस युग की विशेष पहचान बन गए। तो विशेष पहचान बन गए मतलब दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स द ऑफ द गुप्तास आर्ट। धार्मिक मूर्तियों के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष कलाकृतियां भी काफी संख्या में बनाई गई। इसका मतलब है कि धार्मिक रिलीजियस आर्ट वर्क्स भी बन रहे थे और साथ ही साथ सेक्युलर आर्ट वर्क्स भी बन रहे थे, धर्मनिरपेक्ष मतलब जो रिलीजन से अलग थे। इसी युग में अजंता के प्रसिद्ध चित्र बनाए गए थे। अजंता के प्रसिद्ध चित्र, अजंता गुफाएं आपने सुना होगा, जो कि महाराष्ट्र में है। तो वहाँ के जो प्रसिद्ध चित्र हैं जिन्हें आज भी सराहाया जाता है, तो वो इसी टाइम पे बने थे। किस टाइम पे? गुप्तकालीन टाइम पे। चित्रों तथा मूर्तियों के अतिरिक्त गुफाओं तथा मंदिर वास्तुकला में काफी उन्नति हुई, जो मध्य प्रदेश की उदयगिरी गुफाओं तथा नाचना व भूमरा में देखने को मिलती है। वस्तुतः गुफाओं तथा मंदिर वास्तुकला का प्रारंभ एवं उत्थान इसी काल में देखने को मिलता है। तो गुप्त काल जो है वो गुफाओं और मंदिर की वास्तुकला, आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है, और इस काल को हम गोल्डन एज कहते हैं, जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया, क्योंकि इस काल में बहुत कला के नमूने देखने को मिलते हैं। बहुत सारे गुफाएं बनी थी, मंदिर बने थे और बहुत सारी कलाकृतियां बनाई गई थी, बोथ रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस। संक्षेप में गुप्त काल भारतीय इतिहास का प्रतिष्ठित युग माना जाता है। इस चैप्टर में हम 3 आर्टवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला आर्टवर्क है नृत्यांगना, जिसे नृत्य करती हुई लड़की भी कहते हैं। इस आर्टवर्क का माध्यम मतलब मीडियम, जिस मेटल से बनाई गई है उसे ब्रोंज कहते हैं या कांसा कहते हैं। ये मेटालिक है, धातु से बनाई गई है। धातु कौन सा है? कांसा, ब्रोंज। समय जिस युग में ये बनाई गई है, हड़प्पन काल, लगभग 2500 BC। स्थान जहाँ पे ये मिली, मोहनजोदाड़ो, जो कि एक इंडस वैली साइट है। आकार ये लगभग 4 इंच लंबी है। कलाकार अननोन, अज्ञात। संकलन मतलब कहाँ पे इसे अभी रखा गया है, ये भारतीय संग्रहालय में रखी गई है, जो कि नई दिल्ली में है। सामान्य विवरण, इसका मतलब इसका क्या फीचर्स हैं, इस आर्टवर्क के फीचर्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट क्या विशेषताएं हैं। यह मूर्ति धातु की बनी है और इस नई आकृति में धातु पर की गई कलाकारी तकनीकी कौशल का विशेष नमूना है। मतलब उस टाइम के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को यह बताती है कि कैसे धातु में एक कलाकार ने इतनी अच्छी मूर्ति को गाढ़ा है। यह मूर्ति देखने में काफी पतली एवं लंबी है, बट है 4 इंच की, तथा इसमें एक लयात्मकता है। लयात्मकता मतलब रिदम है। इस वास्तुकला वर्ड जो यहाँ पे यूज किया गया है वो मूर्ति के लिए ही यूज किया गया है। इस वास्तुकला में कुछ दर्शनीय बातें नजर आती है, मतलब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि आपको नृत्यांगना, नृत्य करती हुई लड़की के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताइए, तो आप ये फीचर्स लिख सकते हैं। प्रथम, जहाँ इसे निवस्त्र दिखाया गया है, यह निवस्त्र है, वहीं उसके बाएं हाथ में लगभग कंधों तक चूड़ियां पहनी हुई दिखाई गई हैं। ठीक उसी तरह जैसे हम गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में आजकल के आदिवासी लोगों को देखते हैं। तो ये पहला फीचर है। दूसरा महत्वपूर्ण आकर्षण उनका केश विन्यास है, मतलब केश बांधने का तरीका। अन्य देवियों
कि छोटे कद की मूर्तियों में सजाए गए बालों का विन्यास विलक्षण है। विलक्षण मतलब थोड़ा डिफरेंट है, विचित्र है। ये मूर्तियां इसी सभ्यता की देन है। इस मूर्ति में समकालीन शैली की झलक है। जो बाकी मूर्तियां हैं, जो देवियों की मूर्ति है, वो थोड़ा डिफरेंट है, बट ये जो है वो समकालीन मतलब आज जो मॉडर्न कंटेम्प्रेरी आर्टवर्क है उससे हम इसको रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि इसके इसके जो केश विन्यास है वो जूड़े के तौर पर उनके बाल बांधे गए हैं। इसके खड़े होने या बैठने का तरीका दर्शनीय है। यह अपनी कमर और दाया हाथ यह अपनी कमर पर दाया हाथ रखकर तथा बाया हाथ अपनी जांग पर रखकर लेटे रहने की मुद्रा में है, बट है खड़ी। मूर्ति जिस प्रकार गढ़ी है वह अपने आप में पूर्ण है, मतलब कंप्लीट है, पूर्ण है, फाइन है। यह मूर्ति उस युग में कलाकार की धातु पर कलाकृति बनाने के गुण को स्पष्ट करती है। इसका मतलब है कि उस टाइम पे भी इतना डेवलपमेंट हो चुका था कि एक कलाकार ने धातु में यह कलाकृति बनाई है, और इतनी छोटी कलाकृति है बट बहुत ही फाइन है, जिससे कि लगता है, देखने में यह लगता है कि ये बहुत बड़ी मूर्ति है, बट है 4 इंच की। वास्तुकला के क्षेत्र में उच्च स्तरीय कला का प्रदर्शन हुआ है। इसका अर्थ है कि यद्यपि मूर्ति की ऊंचाई लगभग 4 इंच है, तो भी यह देखने में बड़ी लगती है। मूर्ति का यह आकर्षण अपने में विशिष्ट है, मतलब ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है कि है वो 4 इंच की बट देखने में बड़ी लगती है। तो आपको अगर फीचर्स लिखने में को आते हैं तो आप ये सारे फीचर्स लिख सकते हैं। तो पहला, निवस्त्र है बट चूड़ियां पहनी हुई है। दूसरा, उनके केश विन्यास के बारे में आप बता सकते हैं। तीसरा, उनके जिस तरीके से गढ़ी गई है मूर्ति। और लास्ट में आप ये भी बता सकते हैं कि 4 इंच की है बट देखने में यह लगता है कि यह बहुत बड़ी मूर्ति है। तो इससे पता चलता है कि उस टाइम पे भी जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था, जो इन्होंने मेटल में, मेटालिक मूर्ति है बट मेटल में इतनी अच्छे से कारागरी की है, जो कि ये इतनी फाइन है। फाइन मतलब लयात्मकता है, इसमें रिदम है, रिदमिक है ये मूर्ति। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं इसके ऊपर, छोटे छोटे क्वेश्चंस, जैसे नाचती लड़की की धातु मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है। मतलब पूछ सकते हो कि आपको हमें ये मूर्ति कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदारो से मिली है, जो कि एक इंडस वैली साइट है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके केश विन्यास के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाचती लड़की क्या खड़ी है या बैठी है, तो वो खड़ी है। नाचती लड़की ने क्या परिधान पहने, क्या कपड़े पहने, वह निवस्त्र है। नाचती लड़की की मूर्ति की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता क्या है, तो विशेषता यही है कि उस टाइम के कलाकार द्वारा कला की कलात्मकता विशेषताओं का मिश्रण कुशलता के साथ हुआ है। मतलब उस टाइम के जो कलाकार थे उनकी कलात्मकता को बताती है कि कैसे उन्होंने मेटल में इतना अच्छा काम किया है। नाचती लड़की का केश विन्यास क्या है, तो उन्होंने जूड़ा बना रखा है, उनका जूड़ा बना हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, और उसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन भी बनता है। और इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह मूर्ति कहाँ रखी गई है, तो ये भारतीय संग्रहालय में रखी गई है, जो कि नई दिल्ली में सिचुएटेड है। दूसरा आर्टवर्क है रामपुरवा बुल कैपिटल। रामपुरवा बिहार में एक जगह है जहाँ पे हमें ये बुल कैपिटल मिला है, इसीलिए इस आर्टवर्क का नाम रख दिया गया है रामपुरवा बुल कैपिटल। माध्यम मतलब मीडियम, पॉलिश किया हुआ बालू का पत्थर, पत्थर से बनाया गया है ये। समय मतलब युग, किस टाइम का है ये, मौर्य काल का है। 3rd century BC, ईसा पूर्व 3री सदी। प्राप्ति स्थान रामपुरवा, नाम से ही आपको पता चल गया रामपुरवा बुल कैपिटल, तो रामपुरवा में मिला है, बिहार में। आकार इसका लगभग 7 फीट का है। कलाकार अज्ञात, अननोन। संकलन मतलब कहाँ इसको रखा गया, अभी भारतीय संग्रहालय कोलकाता में। मिला रामपुरवा से है बट संकलन मतलब कहाँ रखा हुआ है, अभी भारतीय संग्रहालय में रखा गया है, जो कि कोलकाता में सिचुएटेड है।
सामान्य विवरण मतलब इसके फीचर्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो ये सम्राट अशोक के टाइम पे बनाया गया है। सम्राट अशोक जो कि एक मौर्य रूलर थे। सम्राट अशोक ने राजकीय आज्ञाओं मतलब राज आज्ञाओं जो कि ऑर्डर्स होते थे किंग के, तथा भगवान बुद्ध, तो उन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया था। तो उन्होंने भगवान बुद्ध के सद्वचनों और अपनी जो ऑर्डर्स देते थे उनको स्तंभों में लिखवाया था, चट्टानों में गुदवाया था, पत्थरों में गुदवाया था। अशोक के स्तंभ भारत के प्रत्येक क्षेत्र सिवाय दक्षिण के क्षेत्रों में, बाकी पूरा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में पाए जाते हैं। कई स्तंभ मिले हैं हमें। उनके स्तंभों के 3 हिस्से थे। पहला तो आधार होता था, आधार मतलब जो बेस होता था, जो एक बड़े हुए तीर की भांति हुआ करता था। दूसरा हिस्सा जो कि स्तंभ होता था, वो सजा हुआ, स्तंभ का सजा हुआ शीर्ष होता था। उस हिस्से को शीर्ष कहा जाता है। शीर्षों में अधिकांशतः एक या अधिक पशुओं की आकृतियां उल्टे कमल के साथ खुदी होती थी। तो जो हमारा लायन कैपिटल है वो भी अशोक के टाइम पे ही बना था, जो हमारा नेशनल एम्बलम है। ये कमल, बट ये नेशनल एम्बलम नहीं है, ये रामपुरवा बुल कैपिटल है। हमारा जो नेशनल एम्बलम है वो है लायन कैपिटल। शीर्षों में अधिकांशतः एक या अधिक पशुओं की आकृति उल्टे कमल के साथ खुदी होती थी। तो यहाँ पे एक पशु है जो कि बुल है। ये कमल इन पशुओं की आकृतियों के लिए एक आधार का कार्य करते थे। आधार मतलब बेस का कार्य। पशुओं की आकृति एवं कमल के बीच एक शीर्ष फलक होता था जिसको अबैकस कहा जाता है। अशोक के काल में जितने भी शीर्ष बने हैं उनमें सांड का शीर्ष सबसे प्रसिद्ध है। सांड मतलब बुल। इसे रामपूर्वा बुल कैपिटल के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये रामपूर्वा में मिला। इसका नाम उसके उपलब्ध होने के स्थान पर आधारित है। ठीक ठीक है। इस शीर्ष का आधार एक घंटी के आकार के उल्टे कमल से बना है। कमल इस तरीके से रखा गया है कि वो एक घंटी के आकार का लगता है। उसके बाद शीर्ष फलक मतलब अबैकस तथा शीर्ष पर राजकीय बैल का सिर रखा होता है। शीर्ष फलक के चारों ओर पेड़ पौधे की चित्रकारी होती है। जानकारों के मतानुसार इसकी प्रेरणा मध्य पूर्व या ग्रीक प्रणाली से हुई है, मिडिल ईस्ट से ली गई है। मतलब उस टाइम पे जो ग्रीक्स थे वो भी भारत आए थे, तो उनसे भी हमने बहुत सारे आर्किटेक्चर जो है हमारे वो आर्किटेक्चरल फीचर्स लिए थे और उन्होंने भी हमसे बहुत कुछ सीखा। तो यहाँ से ट्रेड भी होने लग गया था। बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर जा रही थी और उधर से इधर आ रही थी। तो बहुत सारी नई चीजें हमने सीखी। तो ये भी इस तरीके का आर्ट वर्क भी सीखा गया। तो कई लोग कहते हैं कि ये जो इस तरीके की फूल पत्ती बनाना, ये जो आर्ट वर्क है, ये हमने मध्य पूर्व या ग्रीक प्रणाली से सीखा है। यह रूपरेखा बहुत ही सूक्ष्मता बारीकी से की जाती है तथा विशुद्धता मतलब कोई भी इसमें अशुद्धता नहीं है, सारा एकदम प्योर है, से की गई नक्काशी का उदाहरण है। मतलब कोई भी फॉल्ट नहीं है। कमल तथा शीर्ष फलक के ऊपर बैल की आकृति हावी होती दिखाई देती है। मतलब बैल जो है वो हेवी लग रहा है, बहुत भारी लग रहा है कमल और एबेकस के ऊपर। यद्यपि 4 टांगों के बीच के पत्थरों के टुकड़े को नहीं खोदा गया है। आप देख सकते हैं कि जो बैल है उसकी 4 टांगे दिखाई गई है और जो बीच का पत्थर है उसको खोदा नहीं गया है। फिर भी जो उसकी सुंदरता है और जो बैल की शक्ति है उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है इस चीज का। बैल की शक्ति तथा उसके भारी भरकम होने को अनुभव किया जा सकता है और इसी में कलाकार की सफलता नहीं होता है। तो बैल जो है वो बहुत हैवी लग रहा है, बहुत शक्तिशाली लग रहा है, मतलब पावरफुल लग रहा है और इसी में कलाकार की सफलता निहित है। वस्तुतः आधार कमल तथा शीर्ष फलक की सजावटी विशेषता से बैल की सामान्य प्रस्तुति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मतलब ये है कि बैल जो है वो शक्तिशाली लग रहा है, बट क्योंकि जो हमारा आधार है, जो कमल है और जो हमारा अबैकस है वो सजा हुआ है और बैल जो है वो सिंपल है, तो थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है। बट बैल का हैवी होने के कारण बैल जो है वो ज्यादा प्रभावशाली दिखता है, ज्यादा शक्तिशाली दिखता है। बैल पर की गई खुदाई स्पष्टतः भारतीय मूर्तिकारों की कला की उत्कृष्टता को दर्शाती है। मतलब भारतीय जो उस टाइम पे मूर्तिकार थे उनकी कला
का जो कला की विशेषता को दिखाती है कि कैसे वो इतनी अच्छी कला कर पा रहे थे, कि मूर्तिकारी कर पा रहे थे। बैल के शीर्ष की अति विशेषता उस पर की गई पॉलिश की चमक है। अशोक युग से मौर्य युग के मूर्तिकारों की यह सर्व प्रमुख विशेषता रही है। मतलब अशोक के टाइम से, अशोक जो कि मौर्य रूलर ही थे, तो अशोक के टाइम से मौर्य युग में ये जाने जाना लग गया कि जो मौर्य युग के मूर्तिकार हैं वो इतने प्रमुख हैं, या उनके जो आर्ट वर्क हैं वो बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक हैं। एक विद्वान के अनुसार अच्छी पॉलिश करने की यह योग्यता मध्य पूर्व मतलब मिडल ईस्ट, वही ग्रीक, रोमन, इन एम्पायर से, इन लोगों से सीखी गई है, के मूर्तिकारों से सीखी गई है। तो इसमें भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे बैल का शीर्ष कहाँ मिला, तो रामपुरवा में मिला। बैल के शीर्ष का आधार कैसा है, तो आधार क्या है, उल्टे कमल की तरह है। बैल के शीर्ष फलक पर क्या रखा गया है, शीर्ष फलक पर क्या रखा गया है। अब बैल का शीर्ष कहाँ है, वो कहाँ रखा गया है, बैल के शीर्ष की अति विशेषता क्या है, तो उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपकी बुक में भी दिए गए हैं और उनके आंसर्स भी दिए गए हैं। उनके आंसर्स भी आपकी बैक एक्सरसाइज के बाद दिए गए हैं पेज नंबर 10 में। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं, और उसके बाद इसके फीचर्स भी पूछे जा सकते हैं। बड़े क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कि इसके फीचर्स बताइए, इसकी विशेषताएं बताइए। तीसरा आर्टवर्क है अश्वेत राजकुमारी, ब्लैक प्रिंसेस। माध्यम मतलब मीडियम है भित्ति चित्र वॉल पेंटिंग। समय दूसरी शताब्दी से छठी शताब्दी एडी, गुप्त बकाटक का काल। उपलब्धि स्थान जहाँ पे ये मिले हैं, अजंता, और आज भी यही है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। ऐसे ये क्वेश्चन कई बार ही आया है, तो आपको ये क्वेश्चन याद कर लेना है कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास स्थित हैं। आकार क्या है, 20 फीट, 20 बाय 6 फीट। कलाकार अज्ञात है। सामान्य विवरण मतलब इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं। तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद के जिले के निकट अजंता गुफाएं हैं। इन गुफाओं का नामकरण पास ही के गांव अजिंत से पड़ा। गुफाएं कुल मिलाकर 30 हैं। इन गुफाओं में से कुछ गुफाओं का उपयोग पूजा के स्थान, जिनको चैर्यो या चैत्यो कहा जाता है, तो चैत्यज भी कहा जाता है, तो आप इस पे कंफ्यूज नहीं होंगे, चैर्यो या चैत्या, तथा उनमें से अधिकांश मठों मतलब विहारों के रूप में होते रहे। मतलब कुछ जो गुफाएं हैं वो चैत्यास के रूप में, जहाँ पे पूजा की जाती है, उसके रूप में यूज होते थे। और कुछ गुफाएं जहाँ पे रहा जाता था, रेस्ट हाउसेस, जिनको मठ भी कहते हैं, उनके रूप में यूज किया जाता था। अजंता की कलाकृतियां 2 चरणों में पूरी हुई। पहला चरण, प्रथम चरण को हम हिनयान चरण भी कहते हैं। इसमें भगवान बुद्ध को प्रतीकों के माध्यम से दिखाया जाता था। और दूसरे चरण को महायान चरण कहते हैं, जिसमें भगवान बुद्ध को मानवीय रूप में दिखाया गया है। तो पहले चरण में भगवान बुद्ध को दिखाया गया है कैसे, प्रतीकों के द्वारा, और दूसरे चरण में भगवान बुद्ध को मानवीय रूप में दिखाया गया है। तो आपको ये रेफरेंस आ सकता है कि हिनयान चरण में भगवान बुद्ध को किस रूप में दिखाया गया है और महायान चरण में किस रूप में दिखाया गया है। या आज इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है कि अजंता की कलाकृतियों को कितने चरणों में डिवाइड किया गया है, और दोनों चरणों की विशेषताएं बताएं। अधिकांश अजंता भित्ति चित्र वकाटक काल के बने हैं। तो ये जो अजंता के भित्ति चित्र है, वॉल पेंटिंग्स हैं, ये वकाटक के काल में बने गए हैं। वकाटक काल जो है वो गुप्त काल का ही पार्ट है। भारतीय चित्रकार भारतीय चित्रकला के इतिहास में अजंता चित्रों का एक अभूतपूर्व स्थान है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है अजंता की गुफाओं के लिए। अजंता की गुफाएं बहुत भारत के इतिहास के लिए और आज भी एक प्रेस्टीज का हमारे लिए एक प्राउड का कारण है,
क्योंकि अजंता की गुफाओं को देखने के लिए आज भी टूरिस्ट आते हैं अलग अलग देशों से। और हम जो है हमें गर्वान्वित होना चाहिए कि वो भारत में स्थित हैं। ये अजंता के भित्ति चित्र फ्रेस्को पद्धति से नहीं बनाए गए हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि किस पद्धति से, किस टेक्निक से बनाए गए हैं। अजंता के भित्ति चित्र जो है वो टेम्परा पद्धति से बनाए गए हैं, ना कि फ्रेस्को पद्धति। तो दो पद्धति होती है भित्ति चित्र को बनाने के लिए, एक है फ्रेस्को पद्धति, दूसरी है टेम्परा पद्धति। तो फ्रेस्को पद्धति जो है वो यूज नहीं की गई है भित्ति चित्र को बनाने के लिए अजंता की। तो फ्रेस्को पद्धति क्या है वो जान लेते हैं। फ्रेस्को पद्धति जो है एक रूसी पद्धति है, एक रूसी टेक्निक है जिसमें रंगों को पानी के साथ मिश्रित किया जाता है जिससे वे बंध सके, तथा उन रंगों से सूखे या गीले प्लास्टर पर चित्रकारी की जाती है। तो इसको हम कहते हैं फ्रेस्को पद्धति, जहाँ पे रंगों को पानी के साथ मिलाया जाता है। लेकिन जो अजंता के चित्रकारों ने यूज की गई है वो परंपरावादी टेम्परा पद्धति है। परंपरावादी मतलब पहले से यूज कर रहे थे इस टेक्निक को। और इस टेक्निक में जो कलर्स होते हैं उनको एग के योग के साथ मिलाया जाता है। अजंता के भित्ति चित्रों का विषय मूल रूप से धार्मिक था, मतलब रिलीजियस थिंग्स दिखाए गए हैं। बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस हिंदुइज्म, इससे रिलेटेड हैं बहुत सारे जो हमारे के पेंटिंग्स हैं, गुफाओं की पेंटिंग्स हैं। तो रिलीजियस है, मूल रूप से धार्मिक है। इसके साथ साथ कलाकारों को स्वतंत्रता दी गई थी कि वो अपनी रचनात्मकता, कल्पनात्मकता की की भी स्वतंत्रता दी गई थी। इसके लिए उन्हें पर्याप्त अवसर भी प्रदान किए गए ताकि वो अपनी रचनात्मकता को दिखा सके, अपने इमेजिनेशन को भी दिखा सके। इन भित्ति चित्रों की विशेषता यह है कि धार्मिक विषयों से संबंध चित्रों को साधारण जन भी देखकर आनंदित हो सकता है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल हैं, जिनको साधारण जन देख के भी, हम जैसे जो कॉमन लोग हैं वो देख के भी आनंदित हो सकते हैं। अजंता चित्रों में अश्वेत राजकुमारी, ब्लैक प्रिंसेस सर्वोत्तम कृति मानी जाती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा जो अजंता चित्रों में से सबसे जो सर्वोत्तम कृति है उसे, कौन सी कृति को सर्वोत्तम कृति माना गया है। तो आपको लिखना होगा अश्वेत राजकुमारी, ब्लैक प्रिंसेस। इन चित्रों में स्वतंत्र रेखाओं का प्रयोग तथा कलाकार की कला के द्वारा प्रदर्शित अंगों का गुण सामंजस्य, चेहरे का थोड़ा सा तिरछापन एवं आंखों की नक्काशी सभी कुछ कलाकारों की सिद्धहस्तता के नमूने हैं। मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि बहुत सारे कलाकारों ने अपनाए थे, सेम फीचर्स। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कुछ फीचर्स बताइए जो कि कलाकारों ने, सभी कलाकारों ने अडॉप्ट किए थे, यूज किए थे। तो आप बता सकते हैं कि चेहरे का थोड़ा सा तिरछापन एवं आंखों की नक्काशी सभी कुछ कलाकारों की सिद्धहस्तता के नमूने हैं तथा अपनी तुलिका पर कलाकार का नियंत्रण दर्शाते हैं। मतलब कैसे उन सब ने सेम फीचर्स बनाए। तो क्योंकि ब्रश में उनका जो तुलिका मतलब होता है ब्रश, जो जो उनका ब्रश है, जिस भी चीज से वो टेक्निक टेम्परा पद्धति से बना रहे थे, तो जो ब्रश से वो बना रहे थे उस पे उनका कंट्रोल दिखाता है, नियंत्रण दिखाता है। यहाँ तक कि जो चित्र क्षतिग्रस्त मतलब थोड़े खराब हो गए हैं वे भी रंगों का सौंदर्य प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्योंकि उन्होंने टेम्परा पद्धति का यूज किया था, तो रंग जो है आज भी उन उन रंगों को हम देख सकते हैं और वो अभी भी इतने ही सुंदर दिखते हैं। चाहे कुछ चीजें जो है, कुछ गुफाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं, टूट गई हैं, बट रंगों की सौंदर्यता आज भी मौजूद है। चित्रों में संगीत की गीतात्मकता का अनुभव होता है, मतलब रिदम रिदम हम फील कर सकते हैं चित्रों में। शरीर के अंगों की परिरेखाएं तथा उनकी कोमलता, गर्दन का सूक्ष्म झुकाव तथा सरलता, सिंप्लिसिटी चित्रों में एक दिव्य विशेषता झलकाती है। क्योंकि सब रिलीजियस है तो वो फील भी वैसे ही आता है कि जो है वो दैविक है। जिन रंगों का प्रयोग किया गया है वे अत्यंत सहज, सिंपल है तथा उनमें चटकीलेपन का अभाव है। मतलब चटकीले नहीं है, सिंपल है, सहज है।
तो हमने तीनों आर्टवर्क्स को एक्सप्लेन कर दिया है, समझ लिया है। तो इससे भी कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, तो कहाँ है, महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद के नियर, औरंगाबाद के निकट। किस चरण में भगवान बुद्ध को प्रतीक रूप में दिखाया गया है, प्रतीक रूप में दिखाया गया है हीनयान चरण में। थर्ड है, अश्वेत राजकुमारी में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है, पृथ्वी के रंग, सहज रंग, ठीक है, सहज रंग, सिंपल रंग, पृथ्वी के रंग। अजंता चित्रों के किस चरण में अश्वेत राजकुमारी को बनाया गया है, तो अश्वेत राजकुमारी को महायाना चरण में बनाया गया है। अश्वेत राजकुमारी किस युग की कृति है, तो दूसरी शताब्दी से छठी शताब्दी गुप्त बकाटक के काल की कृति है। सो इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप पाठगत अभ्यास को करिए और चैप्टर को एक बार रीड कीजिए, वीडियो को दोबारा से देखिए और रिवाइज कीजिए। आई होप आपको यह वीडियो आपकी स्टडीज़ में हेल्प करेगी, और आगे की वीडियोस को के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।